नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और रुक कर लेते हैं 5 बड़ी खबरों का। शुरू करते हैं बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित किया है। आपको बता दें कि इस रैली में अमित शाह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खूब हमलावर रहे और केंद्र की योजनाओं का बंगाल के लोगों को लाभ न देने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें, इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को अपने कामकाज का हिसाब देना चाहिए, लेकिन उसमें बम धमाकों की संख्या न जोड़ दें। वर्चुअल रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि आप यानी कि ममता बनर्जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 10 साल का हिसाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा और भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने मारे गए हैं इनकी संख्या भी मत बता दीजिएगा, सिर्फ काम का हिसाब दीजिएगा। इस दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया और बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि आज बंगाल के लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना संकट के कारण लगे लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों का अपने शहरों की ओर पलायन हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई को लेकर बाल तस्करी और बाल श्रम का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है और सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी और बाल श्रम से संभावित खतरे पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम वही हैं जो उन्हें सस्ते बाल श्रम बाजार में मुहैया कराते हैं। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार से कहा है कि वो 55 बचाओ आंदोलन से बाल तस्करी और बाल श्रम पर जुड़े आंकड़े हासिल करें। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर राजस्थान पुलिस ने सोमवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन दोनों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से एक का नाम विकास कुमार है, जिसकी उम्र 29 साल है, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर के पास सेना के गोला बारूद डिपो में सिविल डिफेंस एम्प्लॉय के तौर पर कार्यरत था। आपको बता दें, दूसरे का नाम चिमन लाल है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। वो सेना के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि MFFR बीकानेर का नागरिक संवेदा कर्मचारी था। आपको बता दें, ये ऑपरेशन हर लिहाज से बेहद अहम था, क्योंकि सेना के गोला बारूद वाले डिपो और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये दोनों ही पश्चिमी भारत में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान हैं। सूचना के मुताबिक अगस्त 2019 में लखनऊ स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस को गुप्तचरों के माध्यम से पता चला था कि श्री गंगानगर राजस्थान के पास एक जासूसी एजेंट पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को सैन्य जानकारियां भेज रहे हैं और इस एजेंट की पहचान श्री गंगानगर के पास सेना के गोला बारूद डिपो में सिविल डिफेंस एम्प्लॉय के तौर पर कार्यरत विकास कुमार, जिसकी उम्र 29 साल है, उसके रूप में की गई थी। आगे सेना पूरी कार्रवाई इस पर कर रही है। और खबरों में अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में मंगलवार को DDMA की बैठक हुई है। आपको बता दें, इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। साथ ही बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना केस हो जाएंगे। और इस बैठक में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और LG साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों बदला है, क्यों पलटा है, और इस पर राज्यपाल साहब कोई भी जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे इसमें कहा है कि LG के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिस रफ्तार से संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक ये संख्या 80,000 बेड तक पहुंच जाएगी और 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक केस हो जाएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि इसमें आखिर केजरीवाल सरकार आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। रुक कर लेते हैं आगे कुछ और खबरों का। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। उपराज्यपाल ने DDMA चेयरपर्सन होने की हैसियत से संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्यों के किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना न किया जाए। बहरहाल उपराज्यपाल के इस फैसले से भले लोगों को राहत मिल जाए, मगर इस फैसले ने राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच की पुरानी दरार को जरूर बढ़ा दिया है। तो क्या थी वो पुरानी दरार और आखिर क्या कुछ लिया है फैसला, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
कोरोना का फैला मानो जिंदगी की रफ्तार ही रुक सी गई है। कोरोना काल में दुनिया आज वो देख रही है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। तो वहीं कोरोना को लेकर सियासत भी अलग ही मुकाम पर चल रही है। अब दिल्ली को ही ले लीजिए, देश की धड़कन आज अपनी धड़कनों को बचाने के लिए जंग लड़ रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आंकड़ा 30,000 के पार है और अब कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा अपने चरम पर है। इसी बीच राज्य सरकार के एक फैसले और उसके बाद उपराज्यपाल के उसे पलटने को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने डॉक्टर महेश वर्मा जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ स्थानीय निवासियों का ही इलाज होगा। जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा होगी। इस फैसले पर विवाद हुआ और 24 घंटे में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने फैसला ही बदल दिया। अब अनिल बैजल को फैसला पलटते हुए भी 24 घंटे नहीं हुए कि आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला गया है। उपराज्यपाल ने जारी अपने आदेश में कहा है कि अब एसिम्प्टोमेटिक लोग भी जो सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, वो 5 से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। इससे पहले उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। तो इस पर केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर में आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट घोटाले और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त है। दिल्ली सरकार सोच समझकर ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी से देखा नहीं जा रहा, इसलिए एलजी पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार अपने स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट में जुटी है, ऐसे में भाजपा केजरीवाल सरकार का सहयोग करने के बजाय डिजास्टर फैलाने का काम कर रही है। सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला तो हिमाचल में पीपीई घोटाला कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने में लगी है।
वहीं आपको बता दें कि ये उपराज्यपाल अनिल बैजल और केजरीवाल सरकार के बीच की तकरार कोई नई नहीं है। इससे पहले भी दोनों के बीच तकरार की खबरें सामने आती रही हैं। यहां तक कि ये लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। पिछले साल फरवरी में सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार के कामकाज का बंटवारा कर दिया था और बताया था कि किस मोर्चे पर एलजी बॉस हैं और किस पर दिल्ली की सरकार। फरवरी 2019 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुल 6 मामलों पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर जांच कमीशन तक का मामला था। इन 6 मामलों में से 4 मामलों में उपराज्यपाल को दिल्ली का बॉस बताया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि अगर किसी भी फैसले पर मतभेद जैसी स्थिति होती है तो उपराज्यपाल का फैसला ही सर्वमान्य होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, जमीन और बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत अब भी केंद्र सरकार के ही पास है, जिस पर उपराज्यपाल फैसला लेते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि केजरीवाल सरकार आगे क्या कुछ करती है और इस खींचतान के बीच दिल्ली का क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत।